ठीक है। आजकल कुंभ मेला में वो आईटी बाबा का आजकल बहुत वायरल हो रहा है। कुलदीप सर मुझे नहीं पढ़ना, टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो किया मुझे। अरे कोई बात नहीं, हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं फ्रूट्स, सिगमंड फ्रॉइड लिखते हैं, फ्रूट पढ़ते हैं फ्रॉइड, फ्रॉइड्स मॉडल ऑफ लेवल ऑफ माइंड। दूसरा क्या है, फ्रॉइड्स लेवल ऑफ माइंड। सिगमंड फ्रॉइड इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉइड इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कहा कि माइंड के 3 लेवल होते हैं, ठीक है। पहला जो लेवल है उसका नाम है कॉन्शियस माइंड। पहला माइंड कौन सा है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया माइंड विच इज अंडर फोकल अवेयरनेस। माइंड अंडर फोकल अवेयरनेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो जो माइंड काम कर रहा है उसको कॉन्शियस माइंड, मतलब जो जागरूक माइंड। जब हम बोल रहे हो तो आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो, सब चीज कर रहे हो, तो ये जो माइंड जो एक्टिवेट है वो कॉन्शियस माइंड बोलते हैं इसको। लिसनिंग हो गया, है ना, सीइंग, ये सारे जो माइंड एक्टिविटी जो शो कर रहा है ना, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है। दूसरा होता है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है विच इज नॉट अंडर फोकल अवेयरनेस बट स्टोर, या फिर माइंड दैट स्टोर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। माइंड दैट स्टोर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। जैसे कि आपको बचपन में एबीसीडी पढ़ाया, आपको कहीं माइंड में कहीं स्टोर है वो चीज एबीसीडी। कोई जख्म दिया है आपको, किसी से आपकी रंजिश हुई है, कोई आपको बहुत खुश किया होगा जिंदगी में, कोई किसी ने आपको कोई तोहफा, बहुत कीमती तोहफा दिया होगा, या फिर किसी ने आपको बहुत ही बेइज्जत किया होगा। ये सारी चीज क्या होते हैं, कुछ जख्म होते हैं, घाव जो होता है वो जिंदगी कभी नहीं धुलते, है ना। वो चीज आपके दिमाग में कहीं होगा, कभी को वो चीज देखा तो आपको याद है, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, है ना, या फिर मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था, मुझे भी ये चीज बुरा लगा था, किसी ने कहा था। कुछ चीजें जो होती है जो आपके दिमाग में सदा के लिए बैठ जाती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो चीज। बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा है, बचपन में जो आपकी नैतिक शिक्षा दी गई है, जो आपको सोशल एजुकेशन दी गई है, जो भी आपको पढ़ाया गया, जो भी शिक्षा दी गई है, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड। इंजीनियर है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक जो रैंक 1 हिमांशु थपलियाल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बैकग्राउंड, ही इज फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज एंड दैट इज फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। तो बहुत बड़ा रिनाउंड कॉलेज नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसने रैंक 1 किया। तो अपने आप, वही तो बोले, अपने आप को कम आंकते हो, इसलिए ये हाल है। जिस दिन आप अपना कम आंकना छोड़ दोगे ना, उस दिन सबका हाल बेहाल कर दोगे आप।
साक्षी वर्मा, आपने कुछ मैसेज किया क्या? आर्या, बहुत रोमांटिक हो रहे हो। एसोसिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज से आप इसको एसोसिएट कर देते हो। जैसे मान लो कि हम लोग बचपन में पढ़ाया जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बारे में, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होता था उसको बोलते थे सोलर सिस्टम जैसा है, सन के चारों तरफ जैसे प्लैनेट घूमता है वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसको बोलते हैं एसोसिएट। आपने किसी से इसको एसोसिएट कर दिया, किसी से आपने रिलेट करके बताया इसको। ठीक है, ओके। इसको अच्छा, तीसरा जो माइंड है इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा जो दिमाग है इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया अनकॉन्शियस मतलब जो कि कॉन्शियस में नहीं है, मतलब जो बेसिकली फोकल अवेयरनेस में है नहीं, लेकिन ये क्या करता है, इट कंटेन्स अनएक्सेप्टेबल और अनप्लीजेंट मोटिव्स। जैसे कि, ठीक है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। हाँ, लिंक करना, ओके। तो अनकॉन्शियस माइंड का एक अनएक्सेप्टेबल या अनप्लीजेंट मोटिव। जैसे कि मान लो कि आप देखो, अनकॉन्शियस मतलब आपको पता नहीं है, आप होशो हवास में, मान लो आप किसी दोस्त से मिलने गए, ठीक है, अचानक से आपको गुस्सा आ गया। आपको पता था कि आपको गुस्सा आने वाला है? नहीं। अचानक से लोग क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं या किसी को गाली दे देते हैं, किसी को क्षति पहुंचा देते हैं। ये अनकॉन्शियस, उसको पता नहीं होता है। वो आदमी जब मालूम किसी के पास सामने जाता है उसको पता नहीं होता कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जब वो बातों बातों में कभी किसी को रंजिश आ गया, किसी को गुस्सा आ गया, तो हो सकता है किसी को मार दिया, या फिर वो कुछ ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लिया कि उसको बाद में पछताना पड़ जाए, है ना। कभी कभी आदमी लोग क्या करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाता है लोगों के अंदर। ये सारे क्या है, उसको पता नहीं होता है ना, उसको थोड़े पता होता है। हमको थोड़े पता है कि कल क्या होने वाला है या अगले क्षण क्या होने वाला है, नहीं पता। हो सकता है कि किसी के साथ मतलब दुर्व्यवहार ही कर दे, या हो सकता है किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर दे। हमको ये दिमाग में नहीं है ये चीज, हम फ्री ऑफ माइंड जाते हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हमको नहीं पता कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होने वाला है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाए। अनकॉन्शियस माइंड, तो ये अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है या फिर अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डर हो गया, वायलेंट, फॉर एग्जांपल लिख देते फियर, डर गए आप बिल्कुल नहीं सोचते कि हम डरेंगे, लेकिन जाके डर गए, है ना, फियर्स हो गया। या फिर हो गया फाइटिंग हो गया, किसी के साथ फाइट कर लिया, हमको पता नहीं था कि हम फाइटिंग करेंगे लेकिन हम लड़ लिया जा करके, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं अनकॉन्शियस, ठीक है। सेल्फिशनेस भी एक तरीके से हो जाता है ना। सेल्फिशनेस, पता चला आप जमीन देखने गए एटसेट्रा, जमीन देखने गए और आप दोस्त के साथ गए, ठीक है। आपने सोचा यार ये दो जमीन है और दो दोस्त है, किस तरीके से वो जमीन भी मुझे मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, तो वहां पे सेल्फिशनेस आ गया, है ना। तो ये सारी चीज क्या होता है, इसे अब अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, ठीक है। तीसरा, स्टेप्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। स्टेप्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन। क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि सवाल जो है, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक से समझना, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, जैसे कि राजीव रंजन कह रहे शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, हाँ, क्योंकि उसको पता है थोड़ी होता है कि हम गुस्सा हो जाएंगे। सिगमंड फ्रॉइड, इसको फ्रॉइड बोलते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जाना और उसके बारे में उन्होंने
लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि परसेप्ट द प्रॉब्लम एक्यूरेटली, परसेप्ट द प्रॉब्लम एट हैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली प्रिपरेशन। जैसे कि जो भी समस्या आपके सामने, जब प्रिपरेशन, हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा बेटा प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब कि वो सवाल समझ रहा है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या नहीं पूछा जाएगा, इसके बारे में वो दिल्ली में मतलब कि वो समझ रहा है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आता है कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया फोकस ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड, फोकस ऑन द, एक एग्जांपल लेंगे हम तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक है, उसी को फोकस करना। तीसरा बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है स्लीप ऑन प्रॉब्लम। मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। स्लीप ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। चौथा हो गया इल्यूमिनेशन, मतलब solution to the problem strikes, solution to the problem emerges, and last है verification। फिफ्थ है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब हो गया कि वेरीफाई द सोल्यूशन अगेंस्ट डिजायर्ड, वेरीफाई द सोल्यूशन। ठीक, तो ये होता है 5 स्टेप। ठीक है, वेरीफाई द सोल्यूशन अगेंस्ट डिजायर्ड रिजल्ट, अगेंस्ट डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गेट का पेपर देने चले गए या फिर एग्जाम का पेपर देंगे, वीर जैन, अरे वीर जैन सेफ्टी अब तक शुरू नहीं किया, कई मतलब बीच में आ जाते हो क्या क्लास के? लिखे, कल ही मैंने बताया था कि पहले ड्राइंग खत्म हुआ, कल डिजाइन करेंगे, परसों सेफ्टी करेंगे। ये डिजाइन चल रहा है, सेफ्टी कहां से आ गया बीच में? कॉन्शियस माइंड नहीं आपका, सिगमंड फ्रॉइड के पास जाकर मिलके आना पड़ेगा आपको। देखो पहला क्या है, जैसे आप कोई एग्जाम देते हो तो एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रहता है, बाकी सब चीज आपका बंद, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इंक्यूबेशन में क्या हो गया कि बेसिकली स्लीप ऑन प्रॉब्लम। स्लीप ऑन प्रॉब्लम का मतलब होता है सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसी के बारे में सोचना, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना, उसी के बारे में नहीं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना। ठीक है, इंक्यूबेशन, स्लीप ऑन प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके लाइफ में है या फिर जो भी समस्या आप से जूझ रहे हो, जो भी डिजाइन का समस्या है ना, उसके बारे में हम हमेशा सोते जागते उठते बैठते हम लोग सोच रहे हैं ताकि हमें एक सोल्यूशन मिले, है ना। ठीक है, तो सोल्यूशन, उसका इल्यूमिनेशन, अचानक से दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ठीक है, अचानक से दिमाग की बत्ती जलेगी। फिर वेरिफिकेशन, आप उस सोल्यूशन को, जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उसके अगेंस्ट में आप चेक करो कि आपने जो सोचा है और ये जो प्रॉब्लम है वो सही है या नहीं है। ठीक है, प्री कॉन्शियस लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब जैसे हो गया फॉर एग्जाम्पल स्टोर्ड नॉलेज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे स्टोर्ड नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज स्टोर्ड है दिमाग के अंदर, स्टोर्ड नॉलेज। ठीक, किसी ने पूछा था कि प्री कॉन्शियस का एग्जाम्पल क्या? स्टोर्ड नॉलेज, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये। इंक्यूबेशन का मतलब तो स्लीप ऑन प्रॉब्लम। स्लीप ऑन प्रॉब्लम के बारे में मतलब ये होगा कि सोते जागते उठते बैठते बस उसी प्रॉब्लम के बारे में ही आपको सोचना है।
ठीक है, तब जाकर के आपको सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब आज दिमाग में आया चलो फिर ठीक है देखा जाएगा, वैसा नहीं। आपने सोचा अच्छा ये कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट था, इसको कैसे फुलफिल करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, अपने आप आपको आइडिया लगा अच्छा ऐसा करने से शायद ये अच्छा होगा, ऐसा करने से वो अच्छा होगा, है ना। आप सोचते हो ना किसी चीज़ के बारे में कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हमेशा ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, हम क्या करें तो अच्छा होगा। अपने आप को इस तरीके से, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन। देखो सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस आर सेम, नो। प्री कॉन्शियस जो होता है लॉन्ग टर्म में, सब कॉन्शियस मतलब होता है कि आप आधे जागरूक हो और आधे सुप्त हो अवस्था में हो। कॉन्शियस मतलब क्या, बिल्कुल अलर्ट हो, बिल्कुल अलर्ट हो। क्लास में जब आप बैठ रहे हो तो कभी आप सुन रहे हो, कभी इधर ध्यान उधर है, वो सारे सब कॉन्शियस में चले गए, है ना। सब कॉन्शियस मतलब कि आधे आप जागरूक हो और आधे नींद में हो, सब कॉन्शियस नाम ही है, सब सब्स्टिट्यूट फिल्टर है ये। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब हो गया कि अचानक से दिमाग की बत्ती जलना, दिमाग की बत्ती अचानक जल गई, सॉल्यूशन आपको मिल गया, अरे वाह, पता नहीं देखते नहीं अचानक दिमाग की बत्ती जलने लगती है। परसेप्ट द प्रॉब्लम एट हैंड मतलब आपके हाथ में जो समस्या उसके को हम ढंग से समझेंगे। फोकस ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड मतलब हाथ में जो आपके सामने जो गंभीर समस्या, जो भी समस्या, उसके पे हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे। एट हैंड का ये मतलब है। अंग्रेज रह गए, सॉरी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। तो क्रिएटिव थिंकिंग वाले एम्प्लॉयज तो ओवर वर्क हो जाते होंगे, पैसे क्यों हो जाएंगे ओवर? ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ ये सब्जेक्ट आज खत्म हो जाएगा, ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आज। नेक्स्ट वी हैव बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। देखते हैं क्या क्या वजह से हमारा क्रिएटिविटी खत्म हो गया है। बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। देखो हर आदमी के पास क्रिएटिविटी होती है, हर आदमी क्रिएटिवली सोच सकता है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? व्हाट आर द बैरियर्स, है ना। सबका माइंड डेवलप है, लेफ्ट ब्रेन किसी का डेवलप है कि आप इंजीनियर हो तो लेफ्ट ब्रेन आपका ज्यादा डेवलप है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप है। इवन कुछ प्लेयर्स जो होते हैं, प्लेयर्स के भी लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन में सोचना पड़ता है उनको, राइट। अब आपका सब चीज डेवलप हो गया, ब्रेन डेवलप है, लेकिन फिर भी आप क्रिएटिवली नहीं सोच रहे हो। क्यों नहीं सोच पा रहे हो? तो इसके अंदर कुछ बैरियर्स है, ठीक है। पहला जो है इसको बोलते हैं परसेप्चुअल ब्लॉक। पहला ब्लॉक है, इसको बोलते हैं परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब परसेप्ट करना, परसेप्चुअल ब्लॉक मतलब हाउ थिंग्स आर परसेप्ट, थिंग्स आर परसीव्ड, थिंग्स आर परसीव्ड। किस तरह से चीज को आप ले रहे हो, कैसे चीज को समझ रहे हो, इसको बोलते हैं परसेप्चुअल ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, परसेप्चुअल ब्लॉक, ठीक है। कैसे आप सवाल को देखते हो? इसके अंदर दो चीज आता है। पहला होता है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए गलत धारणा बना लेना, ठीक है। गलत धारणा बना लेने को स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, यानी कि रॉन्ग बिलीफ फॉर पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। रॉन्ग बिलीफ फॉर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग,
या फिर कोई थिंग, किसी चीज वस्तु के लिए, है ना, किसी वस्तु विशेष के लिए गलत धारणा बना लेने को स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मान लो कोई व्हीकल जाती है, आज के डेट में भी अगर कोई व्हीकल जाती है, सामने से एक बिल्ली क्रॉस कर जाती है तो रुक जाते हैं लोग, बहुत लोग चले भी जाते हैं, बहुत लोग रुक भी जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि बिल्ली रास्ता काटने से आपका कुछ अशुभ होगा, ये चीज मान्यता है लोगों के अंदर, काफी लोगों के अंदर, काफी में तो नहीं भी है, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर मान्यता है ये चीज। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, यानी कि बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से आप रुक जा रहे हो, तो एक बिल्ली के ऊपर क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लग गया है, ठीक है। घर में लोग बिल्ली पालते हैं, लेकिन रास्ता से गुजर जाता है तो लोग रुक जाते हैं, फाइन। तो यानी कि किसी के बारे में एक हमने गलत धारणा बना लिया कि भाई बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस कर देगा तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाएगा। ये रॉन्ग बिलीफ है, कुछ नहीं होता है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, चाहे बिल्ली क्रॉस करे या कुत्ता क्रॉस करे, ठीक है, या आदमी क्रॉस कर जाए। करेक्ट, बात समझ में आया। इसी तरीके से कभी कभी आप ये देखोगे, गांव में जाओगे तो बोलते हैं कि लड़की को क्यों पढ़ा लिखा के क्या करोगे, लड़के को पढ़ाओ वो तो कमा के देगा, लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, इसको तो अंत में शादी करके देना है और फिर उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये रॉन्ग बिलीफ है। आजकल के देखोगे बहुत सारी, अगर सिटी मेट्रोपॉलिटन में देखो कितनी सारी लड़कियां जो लड़कों से आगे, अब देखो एग्जाम्स में भी कितने सारे एग्जाम्स ऐसे हुए, सिविल सर्विसेज में भी हो जाते हैं इस तरीके से कि लड़कियां बाजी मार जाते हैं, लड़के पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, रॉन्ग बिलीफ है, गलत बिलीफ है। तो गलत धारणा ने हमें बना दिया है कि नहीं भैया ये मतलब ये सही नहीं है, तो ये चीज को हमें चेंज करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप क्रिएटिव भी हो तो बढ़ने नहीं देंगे आपको लोग, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग ये बोलते हैं वर्किंग वुमेन आर नॉट गुड मदर्स, ठीक है, यानी कि जो लड़कियां काम करने जाती है वो अच्छी माताएं नहीं बन सकती, ये भी गलत है। बहुत ऐसे हैं जो घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं और लड़कों से भी अच्छा संभाल लेते हैं, है ना, मेन से भी अच्छा घर संभाल, मतलब मेन से भी अच्छा बाहर भी देख लेते हैं और घर को भी संभाल लेते हैं, सोसाइटी में भी एक अच्छा रुतबा लेके चलते हैं। तो ये सब रॉन्ग बिलीफ है। तो ये जो आदमी के अंदर गलत धारणा आ गई है, जो चलती आ रही है, लोगों को देख देख के सीखे हैं लोग, तो ये गलत है। इस चीज को बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना को हम लोग स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्किंग वुमेन आर नॉट गुड मदर्स, ठीक है, आर नॉट गुड मदर्स, ये रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो आप ये देखो कि लड़कियां जो है लड़कों से भी आगे निकल गई है, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग बिलीफ फॉर वुमेन आर हेवी ड्राइवर्स, फाइन। तो ये बेसिकली क्या है, एक रॉन्ग बिलीफ है, मतलब किसी के बारे में अब जो अफवाह फैलाया या जो भी है, ये चीज क्या है, ये गलत है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी का सोच जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है रादर देन अप्लाइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से फिक्सेशन, दूसरा क्या होता है, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है नॉट थिंकिंग इन फ्रेश पर्सपेक्टिव, नॉट थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। हम आउट ऑफ बॉक्स मतलब कि जैसा चल रहा है उसके बारे में, उसके अलावा हम नहीं सोच रहे। एग्जाम्पल के तौर, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फॉल ऑफ नोकिया। नोकिया जो गिरा है इसी की वजह से, नोकिया को हमने नो किया, है ना, नो किया। क्यों नो किया, क्योंकि फॉल ऑफ नोकिया, उसने क्या किया, आउट ऑफ बॉक्स से नहीं सोचा। उसने सोचा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वही 31 पार रखा है, एंड्रॉयड हमारे सामने कुछ नहीं है, अगर चलेगा तो विंडो चलेगा। अब विंडो पे गया, उसी विंडो से कूद गए, ठीक है, हो गया, गिर गया, नोकिया धड़ाम से गिर गया। अगर ये एंड्रॉयड को लेके चलता, एंड्रॉयड के पोटेंशियल को समझता, तो आज नोकिया को कोई नहीं हिला पाता। अभी भी नोकिया वैसे ही रहता जैसा था वो, है ना। अब नोकिया को सबने क्या कर दिया, नो किया, करेक्ट। इसको बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा इमोशनल ब्लॉक, दूसरा हो गया इमोशनल ब्लॉक। इमोशनल ब्लॉक मतलब हो गया फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स, है ना, इमोशनल ब्लॉक। इसमें क्या हो गया, आप रिस्क लेने से फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, लैक ऑफ मोटिवेशन, हमसे ना हो पाएगा, है ना। अरे भाई तुम कर लोगे, यूपीपीएससी एई
में हम रैंक 1 ला सकते हैं, अरे भैया हमसे ना हो पाएगा, यही नहीं हो रहा है तो आगे क्या होगा? लैक ऑफ मोटिव, आप मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। थर्ड है हमारा कल्चरल ब्लॉक। कल्चरल ब्लॉक मतलब किस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी, है ना, कि सोसाइटी हमें किस नज़र से देखता है या सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से भी हो जाता है। अगर मान लो कि सोसाइटी हमें बहुत बुरी तरीके से देख रहा है तो हम हमेशा डिमोटिवेटेड रहेंगे, हमको कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि लोग ताने मार रहे हैं, है ना। तो ये नहीं करना है, तो ये बेसिकली आपके क्रिएटिविटी को हैम्पर कर देगा, ठीक है। रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जनरली क्या होता है स्कूल के अंदर करिकुलम ऐसा होता है कि स्कूल से ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं। अगर स्कूल में ढंग से पढ़ाई की जाए तो ट्यूशन नहीं हो, कॉलेज में अगर ढंग से पढ़ाई हो जाए तो लोग कोचिंग ना करें। मानते हो कि नहीं इस चीज़ को? कॉलेज में अगर टीचर कैपेबल हो या कॉलेज की पढ़ाई ऐसी हो कि मतलब स्टूडेंट को समझ में आएगा तो कोचिंग नहीं चलेगी, राइट। इसी तरीके से अगर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चे को ढंग से पढ़ाया जाए तो वो कभी ट्यूशन में नहीं जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी क्या होता है, आदमी की क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा है इंटेलेक्चुअल ब्लॉक। इंटेलेक्चुअल ब्लॉक, इंटेलेक्चुअल ब्लॉक क्या हो गया कि आदमी का, इट इज रिलेटेड टू हाउ द ह्यूमन, कितना इंटेलेक्चुअल आदमी है, यानी कि इट इज राइट रिलेटेड टू इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन कि कितना इंटेलेक्चुअल ह्यूमन है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका रिलेटेड टू इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमंस लाइक नॉलेज बेस एटसेट्रा, है ना, उसकी क्या नॉलेज है एटसेट्रा, लाइक नॉलेज बेस एटसेट्रा, उसकी किस चीज़ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ही बात करते हैं, बैंगलोर में चले जाओ, बैंगलोर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग पढ़े भी होंगे। बैंगलोर क्या, कर्नाटका में, तो बैंगलोर में बोल रहा हूँ, जनरली कर्नाटका में मान लो दूसरे स्टेट में चले गए, कर्नाटका में भी अगर हम चले जाते हैं बैंगलोर में, अगर आप बैंगलोर में जाकर देखोगे देयर आर नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है। मैं क्यों इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आपने सपोज आप मैकेनिकल के इंजीनियर हो, कोई सिविल का इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर ली, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आता है तो क्या होगा, प्लेसमेंट हो गया। कौन आया कंपनी? इन्फोसिस। कौन आया कंपनी? टीसीएस। कौन आया कंपनी? विप्रो। ये सब आई, मैकेनिकल को भी लेके गई, इलेक्ट्रिकल को भी लेके गई और सिविल को भी लेके गई। अब ये बताओ इन्फोसिस में सिविल का क्या काम है, इन्फोसिस में मैकेनिकल का क्या काम है, इन्फोसिस में इलेक्ट्रिकल का क्या काम है। अच्छा, इन्फोसिस इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ले गई, कंप्यूटर को भी ले गई। सीट्स होते हैं, हो सकता है कंप्यूटर का बहुत जो मेजॉरिटी में हो, बाकी तो माइनॉरिटी में है, बाकी को भी तो लेके गया वो। मैकेनिकल सिविल का इन्फोसिस में क्या काम है? बिल्डिंग बनाएगा, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उनका तैयार है, सारे सॉफ्टवेयर वाले काम है इन्फोसिस में, विप्रो में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो नॉलेज जो बेस था सिविल की थी, मैकेनिकल की थी, अगर उस इंडस्ट्री में जाते, ठीक है, अगर सिविल को सपोज एलएनटी में चले गए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, तो समझ में आता है। मैकेनिकल के हो, चलो मान ले कि आप चले गए रोल्स रॉयस में, या फिर चलो रोल्स रॉयस नहीं, कम से कम चलो टाटा में ही चले गए, ठीक है, कम से कम मैकेनिकल का तो है। इलेक्ट्रिकल का है तो अब किसी पावर ग्रिड में चले गए, एनटीपीसी में चले गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी में चले गए, कुछ सेंस बनता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में आप चले गए, क्या सेंस बना? पैसा कमाना था इसीलिए आप चले गए, लेकिन आपका नॉलेज बेस क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। अगर आपको उसमें इन्फोसिस में जाना तो आप कंप्यूटर साइंस ले लेते, क्यों आपने सिविल लिया, क्यों मैकेनिकल लिया? तो यानी कि अगर मान लो कि किसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बोलोगे डैम डिजाइन करने, वो कर पाएगा? या फिर किसी सिविल किसी इलेक्ट्रिकल को बोलोगे या फिर किसी सिविल को बोलोगे कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करने, सर्किट ब्रेकर ही बनाने के लिए,
या फिर ट्रांसमिशन लाइन में पावर को फॉल्ट्स को डिसाइड करने के लिए कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनसफिशिएंट नॉलेज बेस है। लेकिन इंजीनियर है, इंजीनियर है ना, टैग क्या है, मैंने क्या बोला, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो अगर सिविल वाले इन्फोसिस में जा रहे हैं, मैकेनिकल वाले इन्फोसिस में जा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर इसीलिए चला गया वो, और वहां पे जाके वो झंडे गाड़ सकता है, वो है ना, कर सकता है, वो कंपीट कर सकता है, टक्कर दे सकता है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट नॉलेज। आपके पास वो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसमें डाल दिया गया, तो एक तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको परवरिश करनी है, आपको घर चलाना है, तो आपको मोटिवेट होकर के उसको करना पड़ेगा, आप सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। अभिनव सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सर, सिविल से हम, अभी हम बताएं, ये चीज मैंने देखा है ना। हाँ, मुझे कल ही ठंडी लग गई थी। पंकज वर्मा रमैया कॉलेज, बैंगलोर यूनिवर्सिटी। हाँ, रमैया का तो नाम मैंने सुना था जब हम कॉलेज में थे, तो रमैया आई थिंक बैंगलोर में है, रमैया कॉलेज, नाम मैंने सुना है रमैया कॉलेज का, फेमस कॉलेज है आई थिंक। रमैया सॉफ्टवेयर बताइए, सिविल से है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, है ना। वही मैं देखो, मैंने सही एग्जांपल दिया, बैंगलोर का भी मैं नाम लिया, और यहाँ पे बैंगलोर वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, और वो कह भी रहे कि सर हम सिविल बैकग्राउंड के और हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है। आयुष शर्मा भी कह रहे हैं सिविल का हूं, इन्फोसिस ने सेलेक्ट किया मुझे, ठीक है। देखो, तो अलग अलग देखो, वही कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी इनसफिशिएंट नॉलेज बेस है ना। आपको इस कंप्यूटर का क्या नॉलेज है? कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, थोड़ा बहुत चला लेना विंडोज में, दैट इज नॉट कंप्यूटर नॉलेज। प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेटा टेस्टिंग होनी आनी चाहिए, टेस्टिंग कैसे करते हैं वो आना चाहिए, कोड लिखने आना चाहिए, कोड का एरर डिटेक्ट करने आना चाहिए। ये सारे काम है ना कंप्यूटर साइंस के। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ सीख पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, काम करते हैं कि चलो भैया एक नौकरी तो होनी चाहिए, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। तो उससे क्या होगा कि ये चीज इनसफिशिएंट नॉलेज बेस है, इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ब्लॉक। लास्ट जो है इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल ब्लॉक, ठीक है। लास्ट है इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल ब्लॉक। इन्वायरमेंटल ब्लॉक क्या होता है? इट इज बेसिकली क्रिटिसिज्म, लोग को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, है ना। जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसमें सिर्फ क्रिटिसाइज ही लोग को कर रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, है ना। क्लास में एक क्वेश्चन पूछोगे, हाँ बहुत सब आजकल पढ़ाई चल रहा है, बहुत पढ़ लियो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्रिटिसाइज कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो आदमी का क्या होता है, मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। प्राइवेट कॉमेड सी का एग्जाम होता है, रमैया कॉलेज है, बैंगलोर में हूँ। अच्छा, आदर्श रमैया कॉलेज में है, वेरी गुड। अब जो भी है, अब मुझे नहीं पता, अब तो मुझे इंजीनियरिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब क्या चल रहा है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बचा है, कौन सा बंद हो गया, ये भी नहीं मुझे पता है। हाँ, आप जाओ साउथ में जाओगे ना, तो वहाँ पे आईटी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बूम है ना। तो सिविल हो या मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका ले लेता है। आई एम फ्रॉम एमआईटी। एमआईटी का फुल फॉर्म कौन सा? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या ये? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मुजफ्फर, क्योंकि मेरे एक सर जो हम थे, है ना, पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किए थे, उनको वहाँ पे एमआईटी में आजकल है वो। ठीक है, चलो आगे चलते। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड पे। क्या क्या और तरीका है, जरा इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड,
अच्छा अच्छा, मणिपाल है, ओके ओके। एक्चुअली MIT है, मणिपाल, ओके ओके। AMU इज अ वेरी गुड, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। MNIT इलाहाबाद भी है, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट। अच्छा ओके ओके। अच्छा, सब लोग अपना अपना कॉलेज का नाम बताने लगे, है ना। वेरी गुड, सब अपना अपना कॉलेज का नाम बता रहे हैं। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं। देखो सब कॉलेज जो होता है ना, मोर और लेस मेरे समझ से ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज बहुत बेकार है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। कॉलेज जो होता है ना, कॉलेज एक तरीके से क्या है कि आपका एक स्ट्रक्चर, एक आपका एक इन्वायरमेंट देता है, आपको कैसे एक्सेल करना है वो आपको देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं गेट में और ES में जो प्राइवेट कॉलेज के ही हैं। ठीक है, तो अपने आप को कम, पहले बोला इंजीनियर हो यार, अपने आप को क्यों कम आंक रहे हो। NIT पटना, योगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरे बहुत सारे। चलो अरे आप, ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। आप लोग सब सब कॉलेज अच्छा है, सब बढ़िया है। बस आप मेहनत तो किसी भी कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत फाइट मारना ही पड़ेगा। चलो, कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड, इसमें आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या आता है, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन है टू रीच टू द प्रॉब्लम। इट इज अ बेसिकली ग्रुप डिस्कशन to reach to the solution of the problem, to reach to the solution of a problem, to reach to the solution of a problem। ठीक है, इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। गाइडलाइंस, करेक्ट। कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मान लो कि घर में कोई परेशानी आती है तो लोग, बड़े लोग मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसी को बोलते हैं ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। मूवीज के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी दिखाया, जैसे मान लो गब्बर सिंह को पकड़ना है, तो गब्बर सिंह को पकड़ना है तो क्या होगा, एक मीटिंग बुलाई जाएगी पुलिस की, हाई कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर होगा, उसके अंदर पॉलिटिशियन होगा, लॉयर होगा, है ना, कुछ और भी क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, है ना। ये सब क्या कहते हैं, डिसाइड करते हैं भैया इसको पकड़ना कैसे है गब्बर सिंह को। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने देखा मूवी के अंदर एक कैमरा दिखा, एक पिक्चर बोर्ड होता है, मतलब एक व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर 3-4 कालिया, सांबा, है ना, और एक कौन था, गब्बर, अरे गब्बर ही को भूल गए, गब्बर, कालिया, सांबा, ये 3 कुख्यात डाकू हैं। ठीक है, इसको पकड़ना है, और है ना, इसके हमारे मुताबिक ये इस पहाड़ी के पीछे छिपे हुए हैं, कैसे पकड़ना है, तो लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस होते हैं। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। हम क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, फोकस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी पे हम उतना फोकस नहीं करते हैं, क्वालिटी तो हम बाद में छाट लेंगे, पहले नंबर ऑफ क्या हो जाए, आइडियाज तो आ जाए। ठीक है, फोकस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। हम क्या कर चाहते हैं कि जिसको जो मर्जी बोलते रहो, हम सुनते रहे, उसमें से बाद में फिल्टर आउट कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत में क्वालिटी नहीं आती, क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी, क्वालिटी कम आ जाएगा। राजवीर राणा, क्या बात है राजवीर,
राजवीर कह रहे हैं एक्चुअली हम मेड इजी से बीटेक किए हैं सर, कॉलेज तो बस डिग्री मिला है। क्या बात, पंच लाइन आपने एकदम सटीक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, विथ होल्ड क्रिटिसिज्म। देखो ये क्या है, थोड़ा क्या पूरा का पूरा ये थियोरिटिकल है, तो इसमें क्या होता है इंजीनियर जनरली बोर हो जाते हैं, इसलिए बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। विथ होल्ड क्रिटिसिज्म, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करें। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, है ना, कि अगर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, 4-5 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के टांग खींचते हैं, अरे तुम्हारा तो उसमें 100 करोड़ लगा हुआ है ना, तो तुम तो इसको बचा ही लोगे। बोलता है हाँ तुम कौन सा दूध के धुले हो, इस तरीके से आपने देखा फाइटिंग होती है। तो क्रिटिसिज्म को आपको विथहोल्ड करना है। ठीक है, वेलकम वाइल्ड आइडियाज। अब ये क्या है, वेलकम वाइल्ड आइडियाज, मतलब कि ऐसा आइडिया जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, वैसा भी आइडिया अगर कोई दे रहा है तो आपको उसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है, वेलकम वाइल्ड आइडियाज, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गब्बर सिंह को पकड़ना है। ठीक है, फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी बाद में, पहले देखो कौन क्या बोल रहा है सबका सुनते रहो। ठीक है, बाद में उसको फिल्टर आउट कर लेंगे कौन बढ़िया आइडिया दिया कौन नहीं दिया। विथ होल्ड क्रिटिसिज्म, मान लो कि एक बोला कि तुम्हारा तो संवाद से उठना बैठना है, बोलेगा हाँ तुम्हारा तो गब्बर तो रिश्तेदार ही है। इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगेंगे। वेलकम वाइल्ड आइडिया, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है कि एक बहुत फेमस डायलॉग है शोले में, है ना, गब्बर सिंह का ही होता है कि 40 कोस दूर जब रात में बच्चा सोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना। तो किसी ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं 10-20 बच्चे को ले आते हैं और रात में रुला देते हैं, तो गब्बर उसको पकड़ने आएगा, जैसे गब्बर पकड़ने आएगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे, है ना। दैट इज वाइल्ड आइडियाज, मतलब कि ऐसा आइडिया जो कभी सोचा ही नहीं है आदमी और ये आपने एक वाइल्ड आइडिया दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड आइडिया। आप उसको अच्छा तुमने कहा मजाक में कहा कोई दिक्कत नहीं हम लेके आते, हो सकता है इससे हमारे पास कोई क्लू निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड आइडियाज। और रिकॉर्ड ऑल आइडियाज, रिकॉर्ड ऑल आइडियाज, सबको रिकॉर्डिंग करके रखो क्योंकि इतना आइडियाज आप लिख नहीं सकते, इतना आइडियाज याद नहीं रह सकते, रिकॉर्डिंग में रहेगा तो हमें ध्यान पे रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा जो है इसको बोलते हैं बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये तो हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग जो बहुत ही कारगर होता है। ठीक है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ में आ गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ग्रुप में आप काम, ग्रुप में कोई प्रॉब्लम को लेकर के, जैसे घर में भी आपने देखा होगा शादी की माहौल होते हैं या फिर किसी का जन्मदिन होता है या किसी का करियर के बारे में बात होता है तो चाचा ताऊ नाना नानी फूफा फूफी सब मिलकर के डिस्कशन करते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग। बात समझ में आ गई। दूसरा होता है बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अरे इसको सेव ही नहीं किए, रुक जाओ इसको सेव कर लो पहले। बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, दूसरा और लास्ट जो है इसको बोलते हैं बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, बियॉन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हो गया, इसमें आ गया बेसिकली एक को बोलते हैं स्कैम्पर चेकलिस्ट। स्कैम्पर चेकलिस्ट, स्कैम्पर चेकलिस्ट का मतलब ये होता है, एस का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूट आइडियाज या फिर प्रोसेस, जो भी आपको करना है, आइडियाज या फिर प्रोसेस। सी का मतलब होता है कंबाइन आइडियाज या प्रोसेस। ए का मतलब होता है एडॉप्ट आइडियाज या प्रोसेस। एम का मतलब होता है मॉडिफाई क्या करो, आइडियाज या प्रोसेस। पी का मतलब होता है पुट टू अदर यूज। ई का मतलब होता है एलिमिनेट आइडियाज या फिर पुट टू अदर यूज लेटर स्टेज, या फिर एलिमिनेट आइडियाज या फिर प्रोसेस। आर रिवर्स आइडियाज या प्रोसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है हमें,
तो आप क्या करो, स्कैम्पर चेकलिस्ट का यूज करते हैं। एस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, जो भी आपका आइडिया चला उसको किसी और बेहतर आइडिया से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो, यू विल गेट वन सोल्यूशन। कंबाइन, 2-3 आइडियाज और कंसेप्ट को एक साथ कंबाइन करो और फिर उसको किसी प्रॉब्लम में उसको डाल के देखो कि क्या वो बेहतर तरीके से और बेहतर हो सकता है कि नहीं, तो होगा कंबाइन। एडॉप्ट, एडॉप्ट कोई एक चीज जो चल रही है ना, उसको कोई पद्धति है जो आपको पता है, आप उसको अडॉप्ट करके चाहते हो, करके देखो, हो सकता है आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाए। एम, मॉडिफाई, मॉडिफाई करो, जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जो डिजाइन प्रोसेस है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो, यू विल गेट वन सोल्यूशन। पुट टू अदर यूज, हो सकता है कोई ऐसा आइडिया आ गया जो इसमें सूट नहीं हो रहा है, तो आप इसको किसी और के लिए रख दो, किसी और पर्पस के लिए उसको रख सकते हो। एलिमिनेट, कुछ आइडिया जो है इसके अंदर जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसको आप एलिमिनेट कर दो। रिवर्स, आप उल्टा करके देखो कि हाँ यस, अगर हम इस चीज को ऐसा ना करके उल्टा करके देखें तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बोल, क्लास आज 12 बजे तक है, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम चरण पे जा रहे हैं। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठंड लगी पता नहीं कैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनालाइज एंड सेलेक्ट सोल्यूशन पे। शिव गौतम कुमार, 12 बजे तक क्लास है। क्या बात है उदय राज, वेरी गुड, आगे बढ़ोगे आप। हाँ 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर देखता हूं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एनालाइज एंड सेलेक्ट सोल्यूशन। एनालाइज एंड सेलेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला चार्ट है इसको बोलते हैं पीयू चार्ट, पीयू चार्ट, ठीक है, पीयू चार्ट, या फिर इसको बोलते हैं डेटम मेथड, इसको बोलते हैं डेटम मेथड। पीयू चार्ट क्या होता है ये जरा देख लेते हैं। पीयू चार्ट में क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी कंपेयर, इट कंपेयर्स
सॉल्यूशन विथ नोन सॉल्यूशन, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। रुक जाओ, मुझे डेटा निकाल लेने दो। क्या चल रहा है? सेफ्टी, सॉरी डिज़ाइन, डिज़ाइन 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 डिज़ाइन। देखो, मान लो डेटम मेथड क्या होता है? ये क्या होता है? कंपेयर करता है विथ नोन सोल्यूशन। ठीक है, कंपेयर सोल्यूशन विथ नोन सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझा देते हैं। एक्चुअली इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पूछा जाएगा पीयू चार्ट को कौन सा मेथड बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि आपको एक कार खरीदना है, एसयूवी कार। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, ये प्रैक्टिकल डेटा हम आपको बता रहे हैं। आपके पास 3 कार है जो आपके नजर में, एक जो है दैट इज लेट अस से Hyundai क्रीटा। ठीक है, Hyundai क्रीटा है। दूसरा है किया सेल्टोस। ठीक है, किया को Hyundai ने खरीद लिया, तो किया सेल्टोस बेसिकली Hyundai का ही कार है। जीप सेल्टोस, कॉन्सेप्ट। मान लो आपको एक एसयूवी कार खरीदना है, आपके पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन से हैं? Hyundai क्रीटा है, Hyundai क्रीटा, किया सेल्टोस और जीप कॉम्पास। सॉरी, अरे जीप कॉम्पास, जीप सेल्टोस कहां से हो गया? जीप कॉम्पास। ये मान लो आपके पास 3 कार आपके पास है, आपके नजर में। ठीक, इसमें से जो सबसे मतलब जो एक कार है, लेट अस से हम इसको डेटा मान के चलते हैं। डेटा मतलब रेफरेंस कार। मतलब ये है कि हम इस दोनों कार को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों कार में से इसके कंपैरिजन में कौन बेहतर है और कौन बेकार है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीयू चार्ट मेथड या डेटम मेथड। तो आपके पास एक सोल्यूशन पता है, आपने 2 नया सोल्यूशन लगाया, 2 सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से बेहतर कौन सा है, अच्छा बुरा कौन सा है, वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यानी Hyundai क्रीटा जो है मेरे लिए डेटा में, मतलब ये रेफरेंस कार है। हम इस रेफरेंस कार को, इस किया सेल्टोस को इस रेफरेंस कार के साथ कंपेयर करेंगे, इस कॉम्पास को हम इस रेफरेंस कार के साथ कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि ये दोनों कार इससे बेहतर है या फिर बेकार है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीयू मेथड, डेटा मेथड। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है। वी इंडियंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। भैया कितना माइलेज देगा, है ना, फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कितना पावर है इसके अंदर, हॉर्स पावर, कितना टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है ये, क्या सेफ्टी फीचर है, क्या इंटरनेट फैसिलिटी दे रही है या नहीं, और इसमें बूट स्पेस कितना है। ये मान लो ये सब मेरे क्राइटेरिया है। आपके क्राइटेरिया कुछ और भी हो सकते हैं, ये मैंने आर्बिट्रेरी चूज किया है। आपके क्राइटेरिया इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। आपके क्राइटेरिया चेंज होंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब फ्यूल एफिशिएंसी में हमने प्लस दिया। प्लस मतलब ये हो गया कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है। प्लस मतलब बेहतर, माइनस मतलब बेकार, और एस का मतलब हो जाएगा से मैं लिख दूंगा। ठीक है, प्लस का मतलब हो गया बेटर, नेगेटिव का मतलब हो गया वर्स, और एस का मतलब हो गया सेम। ठीक, ये चीज हम यूज करेंगे। प्लस मतलब हो गया कि Hyundai क्रीटा के रेस्पेक्ट में फ्यूल एफिशिएंसी सेल्टोस की बेहतर है। अगर ये 20 दे रहा है तो 22 है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, समझ में आ गया? ये नेगेटिव है, पावर कम है, ये नेगेटिव है, ये सेम है, और ये प्लस है, और ये प्लस है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर जीप कॉम्पास का देखा जाए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एस है, ये एस है, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया।
नहीं नहीं, एसी की वजह से नहीं हुआ है, एसी की वजह से नहीं हुआ है। ये कल मैं जब क्लास लेके बाहर गया ना, तो चल रही थी ठंडी ठंडी हवा, पार्किंग तक जाते जाते लग गई मुझे ठंड। एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि रास्ते में कोई मिल गया तो उसे हम गप भी मारने लगे, तो फिर मुझे ध्यान पे नहीं आया, तो उसी में ठंड लग गई। खैर कोई नहीं। तो अब इसमें देखो टोटल समेशन करो, टोटल समेशन करो। टोटल प्लस कितना है 3 और टोटल माइनस कितना है 2, तो 3 - 1 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 3 टोटल प्लस -1 नहीं -2 है ना। तो इसको करना है क्या, टोटल प्लस को करना है प्लस टोटल माइनस, ठीक है। टोटल प्लस 3 है प्लस टोटल माइनस कितना है, टोटल माइनस है 2, तो कितना हो गया इसका स्कोर 1, ठीक है। इसका स्कोर 1 हो गया। अब इसका स्कोर जरा चेक करते हैं। इसका स्कोर टोटल प्लस कितना है 1 2 3 और माइनस कितना है 1, कितना हो गया 2। इसका मतलब हो गया विनर कौन है, यानी कि हुंडई क्रेटा के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए जीप कॉम्पास इज बेटर एंड किया सेल्टॉस इज बेसिकली इसके रेस्पेक्ट में, हुंडई क्रेटा के रेस्पेक्ट में जीप कॉम्पास हमारे लिए बेहतर है, ना कि किया सेल्टॉस है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू क्रेटा, विथ रेस्पेक्ट टू क्रेटा जीप कॉम्पास इज बेटर, ठीक है। ये कंपैरिजन किसके हिसाब से हुआ है, ये 6 फीचर के हिसाब से हमने लिया है। ये 6 फीचर के हिसाब से हमने देखा है कि क्रेटा के रेस्पेक्ट में जीप कॉम्पास इज बेटर, यानी कि अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये 2 और सॉल्यूशन आ गए, तो इस सॉल्यूशन के से हमें ये सॉल्यूशन बेहतर है, तो हम इस पे स्टिक करेंगे। इसको हम बेसिकली बोलते हैं टी और ए। टी कहां है, टी कहां लिख दिया, टी और ए टी और ए कहां पे लिख, अच्छा टी और ए कहां है, टी और ए एक्चुअली 3-4 बजे सवेरे रनिंग नोज, अचानक से इतनी सारी नाक से पानी बहना शुरू हुआ, फिर मुझे मॉन्टर एलसी टैबलेट खाया रात में, तब जाके वो रुक गया, फिर मैं सांस ले पाया ठीक से। ठीक है, सर इस मेथड में प्रायोरिटी फीचर्स मैटर नहीं करते। प्रायोरिटी फीचर्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको जिस चीज को कंपेयर करना है उसके कॉन्सेप्ट लिख लो, है ना। फिर देखो कि इसमें से बेहतर कौन सा है और बुरा कौन सा है, बस यही चेक करना है आपको। चाय पियो, कड़ा मंगवाए हो अभी चाय। नहीं, प्रखर एनालाइज एंड सेलेक्ट सॉल्यूशन एम्बॉडीमेंट का पार्ट नहीं है। मैं खाया था मॉन्टेर एलसी, सेट्रिजिन कह लो, सेट्रिजिन है, सेट्रिजिन टैबलेट खाया था। नहीं, अरे भैया सब गोल,
ये देखो ब्लॉक बनाए थे ना, कहाँ गया ब्लॉक, ये रहा, अरे ये रहा, कहाँ इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट, यही तो कर रहे हैं, ये तो प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग, ये है ना इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट कॉन्सेप्ट, वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट जनरेशन, अभी इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग इसका लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, इवैल्यूएट एंड, कहाँ गया, अरे कहाँ भाग गया, है ना, यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट कॉन्सेप्ट या एनालाइज एंड सेलेक्ट कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, एक ही चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटम मेथड या पीयू मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इवैड। सर मेरा मैसेज कभी नहीं देखते, शरद शर्मा, मेरा एक स्कूल में दोस्त था, उसका नाम था शरद शर्मा, बोलो शरद भाई क्या कहना चाहते हो। दूसरा जो है पीयू मेथड हो गया, दूसरा मेथड इसको बोलते हैं इवैड, इवैल्यूएशन डिजाइन, ये हो गया पीयू मेथड या पीयू चार्ट। दूसरा तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इवैड, डिजाइन इवैल्यूएशन, डिजाइन इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है डिजाइन इवैल्यूएशन में, राइट, कंपेयर्स सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, कंपेयर्स सिमिलर कॉन्सेप्ट्स टू फाइंड बेस्ट सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो आपको एक चूहा पकड़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको एक चूहा पकड़ना है, ठीक है, माउस ट्रैप बनाना है, मतलब चूहा पकड़ने का एक ट्रैप बनाना है। तो आपके पास जो है क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये जरा देख लेते हैं। मान लो आपने 2-3 चीज डिजाइन किया, क्या डिजाइन किया, ठीक है, आप डिजाइनर हो, डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक जो चूहा पकड़ने वाला जो कन्वेंशन होता है आपने देखा होगा, है ना, यहां इस तरीके से आपने देखा होगा, चूहा पकड़ने का मशीन है और यहां पे कुछ खाना पड़ा हुआ है, यहां से चूहा आया, ठीक है, एक तरीका तो यह है चूहा, ठीक। दूसरा चूहा पकड़ने का तरीका क्या है, दूसरा आपने जो दूसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ठीक है, यहां पे आपने फूड पार्टिकल डाल दिया, यहां पे एक चूहा आ गया, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया कि एक केज टाइप का बनाया, इस तरीके से, ठीक है, केज टाइप का बनाया, इसमें आपने खाना का कुछ रख दिया, चूहा इस पे चढ़ा, इस तरीके से, ठीक है, ये आपने माउस ट्रैप बना लिया। ठीक है, तो देखो आपके पास कंडीशंस क्या क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। कंडीशंस, क्राइटेरिया क्या है, पहला कॉस्ट,
सॉरी, पहला क्या है, सेफ्टी। ठीक है, दूसरा ईज ऑफ यूज, ये सब क्राइटेरिया है, ईज ऑफ यूज। तीसरा क्या है, तीसरा पेनलेस टू माउस, पेनलेस टू माउस, चूहे को दर्द नहीं होना चाहिए। चौथा एस्थेटिक, पांचवा पोर्टेबिलिटी। ये मान लो क्राइटेरिया है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी। अब इसमें जो हम लोग नेमिंग करते हैं, ये डबल माइनस माइनस प्लस डबल प्लस, माइनस 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 प्लस डबल प्लस, माइनस 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 प्लस डबल प्लस। अब आप मुझे बताओ, देखो इसमें क्या है, सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी। इसमें बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि ये सेफ नहीं है ना। आप लगाने जाओगे तो आपका हाथ भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक, तो इसमें हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, क्रॉस की जगह कुछ और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। ये फिर भी सेफ है, ठीक है इसमें, और ये तो बहुत सेफ है, इसमें कुछ करना नहीं है, उठा के बस पलट कर रख देना। ईज ऑफ यूज, ये बहुत मुश्किल है इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज करना फिर भी ठीक है, इसको यूज करना कुछ मुश्किल ही नहीं है, बस हमको उल्टा करके इसको रख देना कंटेनर को। पेनलेस टू माउस, ये बहुत दर्दनाक है, ठीक है, इसमें पेन तो है लेकिन कम है, ठीक है, क्योंकि सब चूहा घुस जाता, पूंछ बाहर रह जाता है इसके अंदर, है ना, चूहा तो अंदर घुस जाएगा लेकिन उसका पूंछ जो है वो बाहर रह जाएगा। ये बिल्कुल भी पेनलेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखने में कौन बढ़िया है, चलो देखने में, चलो ये भी मान लेते हैं, चलो ये भी सबको एक ही नंबर देते हैं, सबको एक ही नंबर देते हैं, चलो देखने में सब एक ही जैसा है, चलो मान लिया। पोर्टेबिलिटी, ढोना, अरे भैया इसको ढोना भी आसान है, इसको ढोना थोड़ा मुश्किल है, इसको भी ढोना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसको भी ढोना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा प्लस किस में मिला है। इसमें कोई भी प्लस नहीं मिल रहा है तो ये बेकार है। इसमें कितना प्लस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्लस किस में है, इसमें है, तो मैक्सिमम प्लस ये है, इसका मतलब हो गया, सो दिस इज अ क्लियर विनर, राइट। सो दिस इज द बेस्ट डिजाइन सोल्यूशन, दिस इज द बेस्ट डिजाइन सोल्यूशन, है ना। तो तीनों चूहा को पकड़ने में से सबसे बेहतर कौन सा, ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस इसको मिला है, ठीक है। चूहा नहीं बन रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। देखो यहाँ एम लिखो, एम नाम का लड़का था, वी स्कूल में पढ़ता था, 0 नंबर लाता था। एक बार वह क्या किया, 4,444 रुपया लेके भागा, पुलिस ने उसका पीछा किया और जेल में इसको बंद कर दिया। बन गया चूहा। चूहा बनाना क्या बहुत मुश्किल काम है, देखो ठीक है, एक राइम्स बढ़िया वाला बन गया। ये देखो ये क्या है, इसका मतलब होगा बहुत बेकार है डिजाइन, ये और थोड़ा सा बेहतर है, ये बेहतर है और ये बहुत बेहतर है, माइनस और प्लस का ये मतलब है। क्रॉस की जगह टिक भी लगा सकते हो, मतलब ये होगा कि बहुत बेकार है तो हमने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने का हमने क्रॉस लगाया। आप इसकी जगह टिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। बन गया सर चूहा, ठीक है। चलो ये डिजाइन हो गया। अब हम लास्ट पे आते हैं इसका, दैट इज कॉल्ड एज वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, तीसरा है आपका वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स। तीसरा है हमारा वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स। वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें
each concept is given weight, each concept is given weight, is given weight and then manipulated to find the best solution, find the best solution। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे से किसी को सिंगल डबल प्लस और किसी को 2 सिंगल प्लस मिला, नहीं, जो डबल प्लस मिला उसको मायने रखी जाएगी। ठीक है, तो चलो इसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमको मोबाइल फ़ोन लेना है। मोबाइल फ़ोन कौन कौन सा बीच में कंपेयर कर रहे हैं, एप्पल और सैमसंग, और भी आप डाल सकते हो, तो मैं बस 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो अभी सबसे पॉपुलर जो चल रहा है ना, एप्पल और सैमसंग। ठीक, तो इसके लिए हम टेबल बना देते हैं। ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया वेट, वेट परसेंट, ये हो गया एप्पल और ये हो गया सैमसंग। ठीक है, क्राइटेरिया, वेट, वेट परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया एप्पल, ये हो गया वेट और ये वेट सम। ये मान लो सैमसंग है, ये आपका वेट और ये होगा वेट सम। ठीक, तो ये डेटा है आर्बिट्रेरी। क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट पहला, दूसरा क्राइटेरिया है प्रोसेसर, तीसरा है डिजाइन, चौथा है कैमरा, पांचवा है बैटरी, छठा है रैम, सातवां है मेमोरी। ठीक है, मान लो इसको वेट दे रहे हैं हम लोग 5, 7, 6, 8, 6, 9, 9, टोटल कितना हो गया 10। वेट परसेंट कितना हो गया 10, 14%, 12%, 16%, 12%, 18% एंड 18%, टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, मान लो एप्पल को हमने वेट दिया है कॉस्ट के हिसाब से 2, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा, हमने 5 तक रखा था कि चलो 5 तक हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये और भी कम आ गया, मतलब कम मतलब महंगा हो गया। ठीक है, 2, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 9, 8, तो वेटेड सम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10% हो जाएगा, 2 का 10% कितना होगा 0.2, 9.98, 0.72, 1.12, 0.72, 1.62 एंड 1.44, टोटल कितना आ गया 6.8। सैमसंग का देखा जाए तो थोड़ा सा एप्पल से कम महंगा है, तो 3 दे दिया हमने, 3546, 3546,
689, ठीक। 0.3, 0.7, 0.48, 0.96, 0.72, 1.44, 1.62। सो टोटल सम कितना आएगा? 6.22। यानी जिसका वेट सम ज्यादा होगा वही विनर होगा। इसका मतलब ये होगा कि एप्पल और सैमसंग में विजेता कौन हुआ? एप्पल हुआ। है 1.44 लिखा हुआ है। आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। नोट कर लो पहले। ठीक है, देखो ये वेट अपने मन से माना हमने, आप कुछ और भी मान सकते हो। वेट 5 मतलब हो गया 50%, मतलब कि मेरे लिए कॉस्ट 50 जितना है इसका, हम मेरे लिए 5 का पॉइंट है, मतलब कि हमारे लिए बीचों बीच हम दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन
9 का मतलब हो गया हमारे लिए बेस्ट है, मतलब हमारे लिए सबसे सस्ता, मेमोरी हमें ज्यादा चाहिए तो 9, कॉस्ट इसका ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, राइट। परसेंटेज कैसे निकालते हो, 5 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 5 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, टोटल 5 है तो डिवाइड बाय 10 करो कितना हो गया, 2। एक सेकंड, तो कितना हो गया, तो सॉरी 10 कहां से हो गया, सॉरी दिस इज 50, 10% है ना ये, तो 10% मतलब कितना हो गया, 10% चाहिए तो 5, हाँ तो 5 50, हाँ ठीक है, 10% हो गया 14%। हमने इसका दिया कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा, हमने 5 का लेवल रखा था लेकिन ये कॉस्ट और भी ज्यादा महंगा हो गया। 2 मतलब होता है सबसे ज्यादा महंगा, मतलब कि लिस्ट प्रेफर्ड। 9 का मतलब हो गया मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। तो 2 को आप 10% करोगे तो 0.2, 7 का 14% 0.98, 6 का 12% 0.72 एंड सो ऑन, जोड़ दो 6.8 आ गया, इसमें 6.2, तो जिसका 10 में कितना मिला आपको 6.8, ठीक है, और 10 में कितना मिला 6.2, तो अगर दोनों देखोगे तो 6.8 क्या है, वेटेड सम, वेटेड जिसका वेटेड सम का मतलब क्या हो गया कि जिसका सम का वेट कितना है 6.8, इसका सम का वेट कितना है 6.22, तो यानी 6.8 ग्रेटर हो गया, तो एप्पल इज द विनर, राइट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट डिजाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट डिजाइन का मतलब क्या हो, एम्बॉडीमेंट डिजाइन का मतलब हो गया, एम्बॉडीमेंट डिजाइन मतलब टू प्रोवाइड बॉडी टू अ कॉन्सेप्ट जनरेटेड, राइट, यानी कि जो हमने बनाया है, ठीक है, embodiment design, so it provides a physical body to the concept generated to the concept generated so that it can be manufactured, ठीक है, so that it can be manufactured, right। अब ये इसमें 2 टाइप का होता है, so it is of 2 types, एक तो होता है प्रोडक्ट आर्किटेक्चर और दूसरा होता है, एक होता है हाँ सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर मतलब कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ठीक है, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। तो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है मॉड्यूलर, एक होता है इंटीग्रल, ठीक है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर 2 टाइप के होते हैं, ठीक। वेटेड सम कैसे आया, 2 का 10%, 0.2, 7 का 14%, 0.8, 6 का 12%, सबको जोड़ दो 6.8। इसी तरीके से 3 का 10%, 0.3, 5 का 14%, 0.7 एंड सो ऑन, सबको जोड़ दो, ठीक। एक होता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, और दूसरा होता है इंटीग्रल आर्किटेक्चर, ठीक है, मॉड्यूलर और इंटीग्रल, समझ में आया। मॉड्यूलर में क्या है, सबसे पहला चीज इट हैज वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स, it has ill-defined components, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। कंपोनेंट्स, ठीक है। डिजाइन सेफ्टी, थियोरेटिकल सेफ्टी, फिर भी आपको
समझ में भी आ जाएगा। डिजाइन जो है ना ये बेसिकली थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। डिजाइन सेफ्टी जो है ये बेसिकली मोर अबाउट द कॉमन सेंस है ना। जैसे कहीं आग लग गया तो आपको क्या करना चाहिए, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बेस्ट जो होगा उसको छांट के लिखना है, ठीक है। कहीं कंस्ट्रक्शन में डिमोलिशन हो रहा है तो पहले क्या टूटना चाहिए, फिर क्या टूटना चाहिए, फिर क्या टूटना चाहिए, ये हो गया। ये सारे क्या होते हैं, कॉमन सेंस है ना। तो सेफ्टी इट हैज वेल डिफाइंड। ईच मॉड्यूल carries one function, each module may carry multiple function. It takes more space. It takes less space. Components can be easily added or removed. Components can be easily added or removed. Components are difficult to add or remove. ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, पर्सनल कंप्यूटर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल की तरह बात करें तो मोबाइल फोन, ठीक है। तो देखो होता क्या है, हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा किचन जहां पे हर चीज पर्टिकुलरली डिफाइंड हो। कौन कहाँ, जैसे फ्रिज कहाँ रहेगा, वॉशिंग मशीन बोल रहा हूँ, क्या नाम उसका, माइक्रोवेव कहाँ पे रहेगा, ग्रिलर कहाँ पे रहेगा, टोस्टर कहाँ पे रहेगा, फ्रिज कहाँ पे रहेगा, वाटर कूलर कहाँ पे रहेगा, है ना, चिमनी कहाँ पे रहेगा, गैस स्टव कहाँ पे रहेगा, कबर्ड्स कहाँ पे रहेंगे, ये सारे इसको बोलते हैं मॉड्यूलर किचन। मतलब हर चीज स्पेसिफाइड, बेसिन कहाँ लगेगा, वाटर फिल्टर कहाँ पे रहेगा, वाटर प्यूरिफाई कहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये सारे कबर्ड्स कहाँ पे रहेंगे, यूटेंसिल्स कैसे लगे जाएंगे, ये सब होता है मॉड्यूलर। मतलब कि हर चीज जगह डिफाइंड है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे बेसिन लगना है, यहाँ पे फ्रिज लगना है, यहाँ वाटर प्यूरिफायर लगना है, यहाँ पे चिमनी लगना है, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन लगना है, यहाँ पे ग्रिल लगना है, यहाँ पे टोस्टर लगना है, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, खाना किस में बनता है, गैस स्टव लगना है। तो ये सारे चीज हो गया, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर। इंटीग्रल मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे हमने सब लगा दिया। तो अगर आप पर्सनल कंप्यूटर का देखते हो एग्जांपल के तौर में, तो पर्सनल कंप्यूटर में मॉनिटर डिफाइन होता है, माउस डिफाइन होता है, कीबोर्ड डिफाइन होता है, स्पीकर्स डिफाइन होते हैं, सीपीयू जो होता है वो डिफाइन होता है, क्या बोलते हैं उसको, पावर सप्लाई करने के लिए क्या यूज करते हैं उसको, अरे यार, और बैकअप करने के लिए इन्वर्टर भी डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट हैज वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स। कंप्यूटर का जैसे पर्सनल कंप्यूटर का मॉनिटर वेल डिफाइंड हो गया, माउस वेल डिफाइंड हो गया, फिर कीबोर्ड वेल डिफाइंड हो गया, सीपीयू वेल डिफाइंड हो गया, ये सारे वेल डिफाइंड हो गए। ईच मॉड्यूल कैरी वन फंक्शन, माउस का एक ही काम होगा, मॉनिटर का एक ही काम होगा, कीबोर्ड का एक ही काम होगा, यूपीएस का एक ही काम होगा। इट टेक्स मोर स्पेस, ऑब्वियसली पर्सनल कंप्यूटर ज्यादा जगह लेता है, करेक्ट। कंपोनेंट्स कैन बी इजीली एडेड और रिमूव्ड, आप स्पीकर को अलग जोड़ सकते हो, यूएसबी केबल जोड़ सकते हो, हटा भी सकते हो, इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर यही इंटीग्रल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, इट हैज इल डिफाइंड। जैसे मोबाइल फोन ले लो, मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो आप टीवी की तरह, मतलब डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो, कैमरा की तरह यूज कर सकते हो, इवन कीबोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हो, स्कैनर की तरह भी यूज कर सकते हो, है ना। तो वेल डिफाइंड नहीं है कि स्क्रीन को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि स्क्रीन जो है इसमें मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, करेक्ट।
फाइन, ये हो गया। ईच मॉड्यूल कैन कैरी मल्टीपल फंक्शन, जैसे मैंने बोला कि फोन का स्क्रीन मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकता है, कैमरा के लिए यूज कर सकते हो, स्कैनर के लिए यूज कर सकते हो, डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हो, कीबोर्ड के लिए यूज कर सकते हो, सेंसर्स के लिए यूज कर सकते हो, आइरिस डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारे चीज के लिए यूज कर सकते हैं। लेस स्पेस लेता है, आपको पता ही है। कंपोनेंट्स आर डिफिकल्ट टू ऐड, आप इसमें कोई भी नया कंपोनेंट जोड़ या घटा नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल स्ट्रक्चर, राइट, इंटीग्रल आर्किटेक्चर। ये हो गया आपका एम्बॉडीमेंट डिजाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, लैपटॉप भी इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही बात है, लैपटॉप भी होगा। ह्यूमन बॉडी इज इंटीग्रल, ह्यूमन बॉडी क्या इंटीग्रल, ऐसा थोड़े कि लंग्स कहीं और है, हार्ट कहीं और है, स्टमक कहीं और है, सब एक ही जगह, तो हम लोग इंटीग्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जंतु, जीव जंतु सब क्या है, इंटीग्रल है, जगह भी कम लेते हैं। नहीं तो पता चला अगर मॉड्यूलर होता तो अलमारी के अंदर हमने हार्ट रखा है, कबर्ड के अंदर हमने गुर्दा रखा है, मतलब किडनी रखा है, और बेड के ऊपर हमारा दिमाग पड़ा हुआ है, इस तरीके से हो जाता अगर हमारा इंटीग्रल नहीं होता तो, मॉड्यूलर होता तो, है ना। सो इमेजिन कीजिए कैसे होता है, आदमी कैसे दिखते फिर उस सिचुएशन में, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन। नेक्स्ट हो गया, अब हमारा 5 मिनट में अभी क्लास खत्म हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन में क्या होता है, मटेरियल सिलेक्शन इज डन। कौन सा मटेरियल होगा, मटेरियल सिलेक्शंस आर डन, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कार है तो कार के अंदर कैसा प्लास्टिक लगेगा, कैसा ग्लास लगेगा, कैसा लेदर लगेगा, कैसा मेटल लगेगा, एलॉय लगेगा, व्हील्स में क्या लगेगा, ये सारा चीज हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस आर डिसाइडेड कॉन्फ़िगरेशन में, अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस आर डिसाइडेड, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन। आज का इवनिंग क्लास 5 बजे से है, 5 से 9। आर्या ने, अच्छा पता चला दावत खाने जा रहे और पेट घर पे रह गया, ये सही है। अमन भारद्वाज, गाना गा रहे हो। इंटीग्रल में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अक्षय कुमार, एक सेकेंड रुक जाओ, दिखा रहा हूं। इंटीग्रल में फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रल, इट हैज इल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड है, इल डिफाइंड कंपोनेंट्स, इट हैज इल डिफाइंड कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन। कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन के बाद हम लोग आते हैं पैरामीट्रिक डिजाइन पे। पैरामीट्रिक डिजाइन, पैरामीट्रिक डिजाइन क्या होता है, पैरामीट्रिक डिजाइन में क्या होता है कि एग्जैक्ट डायमेंशन एंड टॉलरेंस, एग्जैक्ट डायमेंशंस एंड टॉलरेंस इज डिसाइडेड, ठीक है। पैरामीट्रिक डिजाइन, कल सेफ्टी खत्म हो जाएगा, आज डिजाइन खत्म हुआ, कल सेफ्टी खत्म हो जाएगा, हाँ, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। मैकेनिक वाला पार्ट, कौन सा मैकेनिक वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग, प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो आप डिजाइन बना रहे हो उसका एक मतलब वर्किंग मॉडल। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वर्किंग मॉडल, अब मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है लेकिन आपने उसको तैयार किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल लॉन्च होती है ना, तो उसका पहले मैन्युफैक्चरिंग मतलब मास स्केल से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जमशेदपुर जाओ, ठीक है, जमशेदपुर में टाटा और टिस्को है, सॉरी टेल्को एंड टिस्को है, टाटा का ही है, टेल्को एंड टिस्को है। तो अगर आप टेल्को में जाओगे, है ना, तो टिस्को तो हो गया आयरन स्टील का, हाँ, लोकोमोटिव, टेल्को में जाओगे ना, आपको पता है, आप गेस करो कितने मिनट में एक ट्रक बन के निकलता है। टाटा का एक प्लांट है
टेल्को, है ना, जमशेदपुर में है लोकेटेड। अगर उसमें कभी आपको जाने का मौका मिला तो आप कभी जाओगे तो आप कभी जाना तो देखना, दोनों में जाना, टेल्को में अगर जाओगे तो टिस्को भी जाना, दोनों लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है ना, चाहे वो किसी ब्रांच को, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल विजिट एक बार मतलब कभी लाइफ टाइम में करना भी चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल, मेरे दिमाग में अचानक से ये आया एग्जांपल, तो मैं बता रहा हूँ, किसी और इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। आप गेस कर सकते हो कि कितना मिनट लगता है एक ट्रक बनने में टेल्को के अंदर, गेस करो, देखते हैं क्या गेस करते हो आप लोग। सर डिजाइन और सेफ्टी मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो मैंने पहले बोला कि अगर 10 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मान लो टोटल डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन आप ड्राइंग का मान सकते हो, 3 क्वेश्चन डिजाइन और सेफ्टी मिलके आ जाएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन सेफ्टी के हो सकते हैं और डिजाइन के 1 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा टॉपिक है उस हिसाब से। 30 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 5 घंटे। इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इंडस्ट्रियल में एस्थेटिक और क्या था, अर्गोनॉमिक डिजाइन, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है ना। इंडस्ट्रियल डिजाइन था पहले, मुझे पता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन हम ऑलरेडी कवर कर दिए। यहाँ पे कहाँ किए थे इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये रहा इंडस्ट्रियल डिजाइन, एस्थेटिक और अर्गोनॉमिक डिजाइन, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिजाइन कर चुके हैं, तो इसीलिए हमने दोबारा यहाँ पे नहीं बताया, क्यों अन्य से रिपीट करना। ओके, सो इट टेक्स, ठीक है, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। प्रोटोटाइप का मतलब हो गया जीता जागता एक मॉडल, जो जिस पे हम टेस्ट करके हम बता सकते हैं, ठीक है, वर्किंग मॉडल, ठीक है, 18 मंथ्स। अरे भैया, इट टेक्स ओनली 9 मिनट्स, 9 मिनट में एक ट्रक बन के तैयार होता है। बन के तैयार होना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बोले सर 9 मिनट में, 9 मिनट में क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, 9 मिनट में ट्रक बनने का तैयार कहां होने का मतलब होता है, असेंबली टाइम इज 9 मिनट। आपको क्या लगता है ट्रक बन के, इंजन बन के, आप सब बन करके, सामान बन करके, पेंट वेंट होने के 9 मिनट में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम, इसका मतलब हो गया असेंबलिंग टाइम। आपके पास ऑलरेडी सारे कंपोनेंट्स है, 9 मिनट लगते हैं इसको असेंबल करने में, 9 मिनट्स फ्रॉम वन ट्रक। इसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी वन असेंबली लाइन, वो असेंबली लाइन पे क्या होगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, और देयर विल बी सब डिविजन्स, कुछ डिविजन्स होंगे। मेरा डिवीजन यहां से यहां तक है तो मुझे टायर फिक्स करना, अगला डिवीजन जिसका होगा वो इंजन फिक्स करेगा, उसके आगे का इंजन जो डिवीजन है वो कुछ और फिक्स करेगा। इस तरीके से इट टेक्स 9 मिनट्स टू मैन्युफैक्चर अ ट्रक इन एन असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ठीक है। तो प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप मीन्स working model of design concept on which testing has to be done, design concept on which testing has to be done, testing has to be done to check its fault, है ना। तो होता क्या है, अगर आप टेल्को में जाओगे, ठीक है, अगर टेल्को में जाओगे, अगर टेल्को में जाओगे ना, तो क्या होता है, जैसे ट्रक बन के निकला, फिर वो कहां जाता है, टेस्टिंग के लिए जाती है। टेस्टिंग के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम के साइज का, उतने वो तो ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन रोड्स बने हुए हैं, ठीक है, टनल्स बना हुआ है, सैंडी रोड्स बने हुए हैं, वाटर टनल्स बने हुए हैं, बम्पी रोड्स बने हुए हैं, इंक्लाइन रोड बने हैं, स्लोप्ड रोड बने हैं, टूटा फूटा खंडर क्या होता है उसको,
रोड बने हुए, सारे रोड, उस रोड पे उसको चलाया जाता है विथ अ गिवन कांस्टेंट स्पीड 40 टू 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना। और उसकी ब्रेक, सब चीज़ की टेस्टिंग की जाती है। वो लगभग 40 मिनट तक दौड़ता है वो ट्रक, है ना, कंटिन्यूसली 40 मिनट तक चलता रहेगा। उसके बाद फिर से उसकी टेस्टिंग की जाएगी, इसमें क्या पेंच ढीला हुआ है, क्या इंजन में नॉइज आया, क्या है, सब चीज़ें होगा, ठीक है। इस तरीके से 2-3 राउंड होता है, फिर उसको पता चल गया कि हाँ अब ये परफेक्ट है, तो फिर ये मास मैन्युफैक्चर पर जाएगा। उससे पहले मास मैन्युफैक्चर नहीं करते, पता चला सब में डिफेक्ट आ गया, है ना। तो एक बार टेस्टिंग करने के बाद इसको हम लोग फिर फाइनली क्या होता है, डिटेल डिजाइन में जाते हैं, ठीक है। अभी हो गया लास्ट डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन में क्या होगा, कल आपका सेफ्टी शुरू होगा, कल आपका सेफ्टी शुरू होगा और कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिटेल डिजाइन, डिटेल डिजाइन में क्या होता है, ऑल द डिजाइन मॉडल्स एंड पैरामीटर्स are brought together to the management, parameters are brought to the management, ठीक है, मैनेजमेंट। तो जब ये ट्रक की टेस्टिंग हो गई तो जो भी इसका डेटा बना, जो डेटा शीट बना, वो क्या होता है, वो मैनेजमेंट के सामने उसको पेश किया जाएगा। अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कब और कहां और कैसे मैन्युफैक्चर करना, इसी को बोलते हैं डिटेल डिजाइन। सो ऑल द डिजाइन मॉडल्स एंड पैरामीटर्स आर ब्रॉट टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट डिसाइड्स when and how mass manufacture has to be done. Mass manufacture has to take place, has to be done, ठीक है। तब जा करके वो बताएगा कि भैया हाँ सब चीज हो गया। अब वो बताएगा कब, कहां, कैसे, किस टाइम पे आपका मास मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। आज की सभा यहीं समाप्त होती है, डिजाइन हमारा खत्म हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। तब तक के लिए कल सेम टाइम, एक सेकेंड टाइम जरा कंफर्म कर लेता, आई थिंक सेम ही टाइम होगा। कल की टाइमिंग सेम 8 बजे से रहेगी, ठीक है। कल की टाइमिंग सेम। इंडस्ट्रियल, अरे इंडस्ट्रियल